कल तक हम लोगों ने सॉलिड की प्रॉपर्टी और सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था सॉलिड दो टाइप के होंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और एक एमॉर्फस सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर इंटरवल होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आप फिजिकल प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टल निकालिएगा कुछ और आएगा, वर्टिकल निकालिएगा कुछ और आएगा, इंक्लाइन पर निकालिएगा, डायगोनल निकालिएगा तो कुछ और आएगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के अंदर फ्लो वाली टेंडेंसी होती है, सुपर कूल लिक्विड कहलाता है, स्यूडो सॉलिड कहलाता है। ओरिजिनली शायद ये लिक्विड रहा होगा, बाद में इसे सॉलिड बनाया गया। इसमें जनरली पॉलीमर्स आते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अगर रेगुलरिटी आई भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए आएगी, इसलिए उसको कहते हैं शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। बता दिया था ये सब बात। इर्रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो रेंज में होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी रेंज में होता है, लेकिन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, कहीं से भी निकालो वैल्यू सेम आवेगी। इसके एग्जाम्पल बताए थे मैंने, ग्लास होते हैं। और इसीलिए देखा होगा आपने कभी, कारपेंटर जो होता है बढ़ी, वो जब खिड़की बना रहा होता है तो खांच जो बनाता है वो नीचे जितना बड़ा शीशा रखेगा उससे बड़ा खांच बनाता है, ऊपर उतना बड़ा नहीं बनाता है। ऊपर बस फिक्स हो जाए, सट जाए, ऐसा बनाता है, और नीचे थोड़ा सा स्पेस देता है। उसकी वजह यही है कि ग्लास किसका एग्जाम्पल है? सुपर कूल लिक्विड का, यानी एमॉर्फस सॉलिड का। तो ग्लास धीरे धीरे फ्लो करता है, बहुत स्लो रेट से, बहुत स्लो रेट से। तो जब धीरे धीरे फ्लो करेगा तो नीचे वाला थिक हो जाएगा, मोटा, आगे जमेगा, रुकेगा तो, और ऊपर पतला होने लगेगा। इसीलिए पुराने ज़माने की अगर आप खिड़की वगैरह देखें या शीशा निकालें तो ऊपर से वो पतला रहेगा, नीचे आके मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी होती है। बहुत स्लो ही टेंडेंसी होती है, मगर होती है फ्लो की टेंडेंसी एमॉर्फस सॉलिड में, और ग्लास एग्जाम्पल है एमॉर्फस सॉलिड का। चलिए अब हमें पढ़ना है जो हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, पढ़ा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, यानी जो पार्टिकल हैं वो बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, तो उन पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर इसको बांटा गया है। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अच्छा, साथ साथ लिखते भी चले, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड कोवैलेंट सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को बांटा गया है। अच्छा, सॉलिड को बांटा गया था किस बेस पर? अरेंजमेंट के बेस पर, कि अरेंजमेंट रेगुलर है कि इर्रेगुलर है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स या बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। यानी सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकलों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है। पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के नेचर के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड को बांटा गया मेटालिक, मॉलिक्यूलर, आयनिक और कोवैलेंट में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो नेचर है बॉन्ड का, वो बॉन्ड है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास की वजह से लगता है मॉलिक्यूल्स में। वैसे मैं इसको भी डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी बता दूंगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ सकता है। ये मॉलिक्यूल्स में बेसिकली लगता है। मेटैलिक सॉलिड के अंदर जो बॉन्ड है उसका नाम ही है मेटैलिक बॉन्ड। मेटैलिक बॉन्ड। आयनिक सॉलिड कहते हैं जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड हो। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड हो। तो जिन सॉलिडों के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे उसे हम लोग कोवैलेंट सॉलिड कहेंगे। जिन सॉलिडों के अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होगा उसे आयनिक सॉलिड, जिसके अंदर मेटैलिक होगा उसको मेटैलिक, जिसके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ मेटैलिक, आयनिक और कोवैलेंट। मेटैलिक सॉलिड क्या है तो सुनिए, जिसके अंदर मेटैलिक बॉन्ड बने। अब मेटैलिक बॉन्ड क्या होता है तो कहते हैं बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड देयर इलेक्ट्रॉन। मेटल और मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसके बीच के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मेटैलिक बॉन्ड। जब अभी से आप ये बात जान के चले, वैसे ये 11th का टॉपिक है, 11th में आपको पढ़ाया भी गया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो मेटैलिक बॉन्ड किसको कहते हैं तो मेटल जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखलाऊंगा। मान लीजिए ये सोडियम है, इसने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो वो इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, और ये सोडियम क्या बन गया, केटायन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो क्या ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा या ये इलेक्ट्रॉन इस सोडियम को वापस खींचेगा? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस चार्ज माइनस को खींचता है, माइनस चार्ज प्लस को खींचता है। अब देखो, सिर्फ एक सोडियम एटम नहीं होंगे, दूसरा भी सोडियम एटम होगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो गोया ये सोडियम दोनों सोडियम को आपस में जोड़ने का कौन काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा दोनों सोडियम को यानी दोनों मेटल को। तो मेटल इस तरह से जोड़ते हैं वाया इलेक्ट्रॉन। मेटल पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस सोडियम को खींचेगा, उधर वाले सोडियम को भी खींचेगा। अभी एक बात और सीखते हैं, ये भी एक सोडियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखला रहा हूँ, वैसे सीधे भी दिखला सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखला सकते हैं। इस पे प्लस हो गया। अगला कोई सोडियम था भाई, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए और खुद को केटायन बना लिया। फिर कोई सोडियम एटम था भाई, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यही सिलसिला मान लीजिए चलता चला जाए कि फिर से कोई सोडियम आ गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर कोई सोडियम एटम आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर कोई सोडियम एटम आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर कोई सोडियम आ गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, फिर कोई सोडियम आ गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ऐसे, ये तो मैंने थोड़ा दूर दूर दिखलाया है, लेकिन रियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इस केटायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन खींचता है इस सोडियम को, इस सोडियम को, इस सोडियम को, तीनों सोडियम को खींचता है और खींच के मैं इधर दिखला रहा हूं, ऐसा बना देता है। ये सोडियम, ये सोडियम, बीच में ये इलेक्ट्रॉन, बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है तो वो तीनों सोडियम को खींचकर आपस में जोड़ देगा। फिर अगला इलेक्ट्रॉन भी उसी तरीके से, सब एक दूसरे को खींच रहा है बेटा, सब एक दूसरे को। तो इसका मतलब
ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस सोडियम को खींचेगा, इस सोडियम को खींचेगा, इस सोडियम को खींचेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी सोडियम को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन और सोडियम के बीच में, यानी मेटल और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, मेटल और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। आप देखें चारों तरफ से बॉन्ड लग रहा है। ये इस सोडियम को देखें, इस सोडियम पे ऊपर वाला भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर भी हर तरफ फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है हमारा। ये है हमारा मेटालिक बॉन्ड, जिसमें मेटल और मेटल ने ही जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उससे बनता है ये मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड क्या हो गए? एल्युमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, सोडियम, पोटेशियम, यानी मेटल तो है ही भाई, इसमें क्या सोचना है। मेटल तो सॉलिड होते ही हैं, लेकिन एक मेटल सॉलिड नहीं होता, ऐसे ऐसे कई मेटल आपस में जुड़ते हैं तब जाकर इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। ये करोड़ों एटम आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रांगली, और जुड़े हुए कैसे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा है? केटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। केटायन कौन हुआ? जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसके एग्जाम्पल में आता है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहा हूँ, ये पूरा इसके एग्जाम्पल में आता है, आपने पढ़ा होगा कॉपर सॉलिड है। तो भाई कॉपर होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, फिर सारे कॉपर आपस में जुड़ते चले गए होंगे। सिल्वर, गोल्ड, ये सिंबल है सब, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, कोई भी मेटल उठा लो ना यार, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। मरकरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड हैं, मरकरी को छोड़कर। ये उतार लीजिए जल्दी से।
उतार लिए। देखो मेटल के अंदर ही दो बातें समझनी है हमें कि जब हम इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस सोडियम ने इसको पकड़ लेना है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तो जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, यानी बैड कंडक्टर, इंसुलेटर इन इट्स सॉलिड स्टेट। एंड मोल्टेन स्टेट, यानी अगर आप पिघलाओगे तब भी सॉलिड रहे या लेकिन जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, कंडक्टर होते हैं ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर देगा, इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। इसीलिए तो मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है। दीज आर कंडक्टर इन इट्स सॉलिड एंड मोल्टेन स्टेट, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला ये छोड़ देगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसा लगेगा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो मेटैलिक सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। आयनिक के अंदर क्या है, सेम बात है, आयनिक के अंदर भी सेम बात है, बस फ़र्क क्या है वो सुनेंगे। फ़र्क ये है आयनिक सॉलिड के अंदर कि यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन केटायन जो कि मेटल होगा एंड एनायन जो कि नॉन मेटल होगा, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो फिगर आपने यहाँ बनाया है ऐसा ही फिगर बनेगा, बस फ़र्क क्या है वो सुनिए। यहाँ पर जो मेटल है हमारा सोडियम, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को, और सोडियम बन गया प्लस क्लोरीन बन गया निगेटिव। फिर यहाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, फिर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। इस तरह से होता है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। यानी मेटल कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इनमें प्लस माइनस होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है केटायन एनायन का। जैसे यहाँ हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा था, यहाँ केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी क्लोरीन घिरा रहेगा सोडियम से, सोडियम घिरा रहेगा क्लोरीन से। इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आयनिक सॉलिड के बारे में लिखेंगे कि आयनिक सॉलिड जो होता है ना, इसमें बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। अब इसके बारे में लिखेंगे, ये इंसुलेटर है, in its solid and molten state, but ये कंडक्टर बन जाता है in its aqueous state, यानी पानी में डालने के बाद।
तो ये आयनिक सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ लिख दी है कि कैटायन आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इंसुलेटर होता है, लेकिन पानी में डालने पे ये अलग अलग हो जाता है। पानी में डालने पर ये अलग अलग हो जाता है, इसीलिए कंडक्टर की तरह काम करता है। पानी में डालने पर Na और Cl अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए कंडक्टर की तरह काम करते हैं। यानी मैंने मिसाल के तौर पे NaCl दिया है, बाकी एग्जाम्पल की जहाँ तक बातचीत रही तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसके एग्जाम्पल में आएंगे आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड है आपका NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, उस तरह से NaBr, CaCl, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही लिख दिया मैंने। ये सब आयनिक कंपाउंड है और ये सब सॉलिड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट हो, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। जनरली दो नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जनरली दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, जिसे हम ड्राई आइस कहेंगे, सूखा बर्फ। इसके एग्जाम्पल में आता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड, जिसे हम लोग क्वार्ट्ज कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक कोवैलेंट कंपाउंड है। अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये है कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसी तरह से सिलिकॉन का बनाना चाहें तो सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी कोवैलेंट के अंदर और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे सिलिका है, सिलिकेट है, सिलिकेट्स, एलुमिना या बॉक्साइट। एक्चुअली एल्युमिनियम कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एल्युमिनियम के, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये सारे के सारे कोवैलेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट ड्राई आइस और क्वार्ट्ज है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये चूंकि इनमें कोई आयन वायन नहीं होता, इसीलिए ये हमेशा इंसुलेटर होते हैं, हमेशा। तो कोवैलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी ये है कि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब इससे करंट पास नहीं करेगा, इंसुलेटर होते हैं ये। यही धीरे धीरे हम इंसुलेटर की तरफ जा रहे हैं।
मेटालिक जो था आपका कंडक्टर था, आयनिक हुआ एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर, ऐसे इंसुलेटर, और कोवैलेंट जो है वो हमेशा इंसुलेटर, चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे सॉलिड हो, ये इंसुलेटर होता है इन बोथ मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट। पानी में डालने के बाद भी ये इंसुलेटर ही रहेगा, जबकि आयनिक पानी में डालने पर कंडक्टर हो गया था। एक्वस स्टेट का मतलब हो गया पानी में डाला आपने तो ये आयंस में टूट गया, ये आयंस से बना ही नहीं है तो आयंस में टूटेगा ही नहीं। तो बड़ा आसान सा सिस्टम ये है कि पार्टिकल आपस में किस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, सब रेगुलर अरेंजमेंट ही है, सब रेगुलर अरेंजमेंट ही। मगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अब ये देख रहे हैं कि जुड़ने का जो फोर्स है वो फोर्स कैसा है। अगर फोर्स बहुत ही मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच वाला है तो मेटालिक, मेटल और नॉन मेटल के बीच का है तो आयनिक, खाली नॉन मेटल के बीच का है तो कोवैलेंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप का एक्चुअली होता है। एक होता है पोलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर सॉलिड। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नाम से पता चल रहा है पोलर सॉलिड का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स का नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब 11th में केमिकल बॉन्डिंग में फोर्स पढ़ना है। दो चार्ज होंगे उनके बीच का इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो लग जाए, इसीलिए नाम पड़ा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जो पोलर नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है बेसिकली वंडरवाल। सिर्फ मास की वजह से लगता है, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को नाम दिया गया है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स, लंदन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर इंग्लैंड के शहर का नाम लंदन पड़ा है। लंदन एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर इंग्लैंड के एक शहर का नाम लंदन पड़ा। उसी तरीके से वाशिंगटन एक प्रेसिडेंट का नाम था जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे, इसीलिए यूएसए के अंदर एक शहर का नाम उस प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया, वाशिंगटन डीसी।
समझ में आ रही बात? तो इंसानों के नाम पर शहरों का नाम रखा जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि लंदन तो शहर का नाम है। हाँ बिल्कुल शहर का नाम है, लेकिन वो शहर का नाम पड़ा है साइंटिस्ट के नाम पर। तो लंदन ने इस फोर्स को एक्सप्लेन किया, इसलिए इसका नाम लंदन फोर्स भी है और इसका नाम डिस्पर्जन फोर्स भी है। अच्छा, इस फोर्स को फिजिक्स में ग्रेविटेशन फोर्स भी कहते हैं। मास के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी का नाम है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। अब सवाल है कि डाइपोल किसमें होता है, तो बड़ा फेमस एग्जांपल है HCl। ये स्ट्रक्चर होता है HCl का। H और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। वैसे बनाया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये खींचेगा और खींचकर खुद को डेल्टा, कंप्लीट निगेटिव नहीं आता, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसी को कहते हैं डाइपोल। दो पोल क्रिएट हो रहा है, पोल का मतलब चार्ज, दो पोल क्रिएट हो रहा है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ऐसा ही अगला मॉलिक्यूल भी होगा। ये तो एक मॉलिक्यूल हुआ HCl, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे, एटम ले रहे थे, सोडियम अलग क्लोरीन अलग। यहां पर पूरा HCl लिया जाएगा, अगला भी HCl लेंगे। एक लीनियर स्ट्रक्चर है HCl का। तो यहां पर क्या होगा, फिर से क्लोरीन खींचेगा, क्लोरीन निगेटिव और ये। तो ऐसा सोचो कि ये कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीटली दूसरा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कि एक मॉलिक्यूल का निगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, उनके बीच में अट्रैक्शन। समझ पाए? दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड लगे, तो HCl सॉलिड, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे HBr, HI, ये सब पोलर मॉलिक्यूल हैं, और HFB, ये सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर। नॉन पोलर में क्या आवेगा? नॉन पोलर में बहुत सारी बातें आ सकती हैं। नॉन पोलर का एग्जाम्पल हो सकता है हीलियम, एक इनॉर्ड गैस है भाई, तो एक हीलियम हो गया, मैं समझा रहा हूँ फिगर से, दूसरा हीलियम हो गया, इनके बीच में कोई चार्ज है ही नहीं, ये सिर्फ मास की वजह से अट्रैक्ट हुए। हीलियम का अपना मास होता होगा, इस हीलियम का अपना मास होता होगा, सिर्फ मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला हीलियम इधर जाना चाहता है, ये वाला हीलियम इधर, यानी अट्रैक्शन ओनली ड्यू टू मास। अट्रैक्शन ओनली ड्यू टू, सिर्फ मास की वजह से जहां अट्रैक्शन होवे। मैं ऊपर एग्जांपल दिखा दूंगा, अभी फिगर दिखाता हूं मैं। अब देखो हाइड्रोजन गैस है बेटा, ये है हाइड्रोजन एटम, ये एक मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है। अब दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं आवेगा, ना तो प्लस ना तो माइनस। इसका मतलब इनमें अट्रैक्शन हो रहा है सिर्फ मास की वजह से, सिर्फ मास की वजह से। तो नॉन पोलर के जो एग्जाम्पल हैं उसमें आवेगा हाइड्रोजन जब सॉलिड बन जाए वैसे गैस होता है, ठंडा करके हम सॉलिड बनावेंगे, हाइड्रोजन गैस हो गया। कोई भी क्लोरीन सॉलिड कर दो, फ्लोरीन सॉलिड कर दो, उसी तरीके से इनॉर्ड गैस ले लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, चलो ऑक्सीजन भी ले सकते हो, ऑक्सीजन को सॉलिड बना लो, नाइट्रोजन को सॉलिड बना लो। ये सब नॉन पोलर वाले हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ मास की वजह से अट्रैक्शन होता है, सिर्फ मास की वजह से आपस में अट्रैक्शन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड स्पेसीज का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड स्पेसीज के एग्जाम्पल, यानी इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। H बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये याद रखिए आप, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वाटर के अंदर,
तो अगर आपका H2O सॉलिड बन गया, जिसे आप आइस कहेंगे, बर्फ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के एग्जांपल। उस तरह से अमोनिया गैस होती है NH3, ये अगर सॉलिड बन गया, अमोनिया सॉलिड, सॉलिड अमोनिया एग्जांपल है। उसी तरीके से यहां से HF मिटा दीजिए, HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वाटर हो गया, अमोनिया हो गया और HF हो गया, इनके अंदर यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नाम है इसका, सॉलिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अमोनिया और बर्फ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। बाकी मेटल में तो मेटेलिक आ जाएगा, आयनिक में ये सब आ जाएगा, कोवैलेंट के एग्जाम्पल ये हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने जनरली एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल पढ़ा था, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, 3 पढ़ा था, और पॉलीमर ऐसे ही बोल दिया था मैंने। अदरवाइज पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड खुद 4 हिस्सों में बटा हुआ है। मॉलिक्यूलर, जिसमें खाली वंडरवाल फोर्स होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, और मेटल, मेटल मेटल के बीच में होगा मेटैलिक, मेटल नॉन मेटल के बीच में होगा उसको कहेंगे आयनिक, नॉन मेटल के बीच में होगा उसको कहेंगे कोवेलेंट। तो 2 ही तो एटम है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो मेटल का आपस में मेटैलिक बॉन्ड, नॉन मेटल का आपस में कोवेलेंट, मेटल नॉन मेटल दोनों का आयनिक, मेटल प्योरली कंडक्टर, आयनिक सॉरी मेटल प्योरली कंडक्टर, कोवेलेंट प्योरली इंसुलेटर। इसमें दोनों बातें, ये कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। कंडक्टर कब होगा? जब एक्वस में डालेंगे, अदरवाइज इंसुलेटर। और मॉलिक्यूलर में फिर 3 बातें, पोलर रहेगा मॉलिक्यूल तो पोलर, मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहा तो नॉन पोलर, या मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जो नॉन पोलर है उसमें तो सिर्फ मास की वजह से होगा, वंडरवाल फोर्स बोल दो, लंदन बोल दो, डिस्पर्जन बोल दो, सिर्फ मास की वजह से होगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स कह दो, मास की वजह से अट्रैक्शन होगा। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अट्रैक्शन होगा। तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ब्रॉड टर्म में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। तो कुल मिलाकर सॉलिड स्टेट में 3 से 4 पार्ट है ये चैप्टर का। तो पहला पार्ट खत्म होता है जिसमें आपको ये पढ़ना है सॉलिड किसको कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनाने का क्या कंडीशन है, सॉलिड की अपनी क्या प्रॉपर्टी है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं। उसके बाद सॉलिड 2 हिस्सों में, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होंगे, उसके किस एग्जाम्पल में कौन सा सॉलिड आवेगा। सेकेंड पार्ट जब शुरू होगा तो वो होगा कि इसका हम स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे। इस चैप्टर में यही है, सॉलिड का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना। उसके लिए हम क्यूब से शुरू करेंगे, थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा अब सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली कि क्यूब है, उसको समझेंगे। तो वो नेक्स्ट टर्म पे कल देख लेंगे। इतनी सारी बातें ज़हन में रखनी है। क्लियर?